नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस सेकंड पेपर से बनने वाले अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में और उनके उत्तर को कैसे लिखना है उसको भी आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, यानी 2025 की परीक्षा में 100 to 100% ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। इससे बाहर आपका कुछ आने वाला है नहीं, यानी एक ही वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण सिलेबस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। बीए 5th सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपका सब्जेक्ट होम साइंस है तो आपको 2 पेपर होम साइंस में पढ़ना पड़ता है। पहला पेपर ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, दूसरा पेपर आपके नहीं हुए थे। पहला पेपर का भी और मॉडल पेपर मैं दूंगा। हालांकि ये दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर में आपको पढ़ना होता है सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना के बारे में। क्या पढ़ना होता है भैया? आपको पढ़ना होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय, ठीक है, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय तमाम प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इन सभी का प्रश्न और उत्तर है। महासंग्राम मतलब मैराथन क्लास ये है, महामैराथन क्लास। इसके माध्यम से संपूर्ण चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं। मॉडल पेपर भी एक तरीके से ये आपका है। ठीक है, तो जिन छात्र छात्रों की परीक्षाएं लिखित होती हैं उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और अधिकतर परीक्षाएं जो हैं अब की बार लिखित होने वाली हैं। आप सभी का इस लाइव सेशन में सभी का स्वागत है। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का जो है वेलकम है। सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, लघुत्तरीय टाइप का आपके क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। ये सब लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। 150 शब्द या 100 शब्द में या 200 शब्द में, बेसिकली 150 शब्द में लिखने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न है आपका बाल अधिकार एवं आप, यानी जिसको आप क्राई बोलते हैं। ठीक है, बाल अधिकार एवं आप, ये क्राई है या फिर यू जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जब आप एक प्रकार से इसकी बात करते हैं तो इसमें एक प्रकार से आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, क्राई के बारे में, क्राई क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा था तो क्राई के बारे में आपको समझाया था। ठीक है, कि क्राई क्या है, पूरा विस्तार से मैंने इसके बारे में आपको समझाया होगा, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो क्राई की अगर बात की जाए तो इसको हिंदी में बाल अधिकार एवं आप या यू कहा जाता है। इस संगठन की शुरुआत हुई थी 1979 ईस्वी में, यानी 1979 में एयर इंडिया के पर्सन रिपन कपूर के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इसकी शुरुआत करी गई थी किस संगठन की? संगठन है आपका बाल अधिकार एवं यू, यानी कि आप। ठीक है, क्राई जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चाइल्ड राइट्स जिसको आप बोलते हैं कि चिल्ड्रन राइट्स, और मतलब यू, वाई का मतलब होता है यू। भारत के 19 राज्यों में 99 जमीनी स्तर पर परियोजनाओं के साथ काम करता है और इसने 3 मिलियन से अधिक बच्चों के जीवन को प्रभावित किया है। कितने मिलियन भैया? 3 मिलियन से अधिक बच्चों के जीवन काल को इसने क्या किया है? प्रभावित किया है। क्राई जो है माता पिता, शिक्षकों, आंगनबाड़ी यानी भारतीय ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र कहा जाता है। आंगनबाड़ी का फुल फॉर्म क्या होता है? आंगनबाड़ी का फुल फॉर्म होता है भारतीय ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र को आंगनबाड़ी कहा जाता है। ये कार्यकर्ताओं, समुदायों, जिला और राज्य स्तरीय सरकारों के साथ साथ स्वयं बच्चों के साथ जो है काम करके बच्चों की महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करता है। कौन? जो क्राई होता है वो संगठन। क्राई संगठन जमीनी स्तर पर व्यवहार और प्रथाओं को बदलने और जो है प्रणालीगत स्तर पर सार्वजनिक, यानी कि एक प्रकार से सभी लोगों के लिए नीति को प्रभावित करने पर ध्यान केंद्रित करता, ऐसी नीतियों को बनाता है या ऐसी नीति या ऐसे व्यवस्थित चीज़ें करता है, योजनाएं लाता है जिससे एक प्रकार से पूरा का पूरा समाज जो है उससे लाभान्वित हो सके और उससे एक प्रकार से मोटिवेट हो सके, ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके जहां बच्चों को प्राथमिकता दी जाए और बच्चों की हर एक ज़रूरतों को ध्यान में रख करके जो है योजनाएं चलाई जाएँ। क्लियर? ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका क्राई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप इनको ऐसे आसानी से लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है प्रसार कार्यक्रम नियोजन को परिभाषित कीजिए। ये लघुत्तरीय का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसार कार्यक्रम, प्रसार माने होता है एक्सटेंशन, कार्यक्रम माने होता है योजना। योजना को कैसे एक प्रकार से एक्सटेंशन करना है, कैसे उसको प्रसारित करना है, किसी भी प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है और धरातल पर किस तरीके से लोगों के बीच जाकर के चीज़ों को समझानी है, बतानी है। ठीक है, उनको मनवानी है चीज़ों को। प्रसार कार्यक्रम नियोजन कई बार
प्रसार शिक्षकों के द्वारा परिभाषित किया था। प्रसार शिक्षक ऐसे शिक्षक होते हैं जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन पर फोकस करते हैं, प्रसार शिक्षा देते हैं। प्रसार शिक्षा बेसिकली ऐसे लोगों को दी जाती है जो एक प्रकार से नहीं शिक्षित होते हैं या शिक्षा किसी कारणों की वजह से जिसकी छूट जाती है, उनको शिक्षा देने का काम करते हैं। तो ठीक है, प्रसार शिक्षक वो होते हैं। देखिए, बायल कहते हैं, बायल महोदय के अनुसार कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि, प्रसार कार्यकर्ता और अन्य पेशेवर व्यक्तियों के साथ निम्नलिखित गतिविधियों में शामिल होते हैं। वो गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं, नीचे लिखी हैं गतिविधियाँ। तो कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है? इस प्रक्रिया के माध्यम से जो जन के प्रतिनिधि होते हैं, यानी जनता के प्रतिनिधि, जैसे सांसद विधायक हो गए, वो नेता कोई, प्रसार कार्यकर्ता जो एक प्रकार से समाज को डील करते हैं, प्रसार करते हैं, शिक्षा का प्रसार हो गया, किसी योजना को एग्जीक्यूट करना हो गया, वो लोग, और जो अन्य पेशेवर व्यक्ति होते हैं, इन सभी के साथ निम्नलिखित गतिविधियों में शामिल होती है कार्यक्रम योजना। ठीक है, क्या कार्यक्रम नियोजन, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया कार्यक्रम नियोजन को, या एक प्रकार से कार्यक्रम नियोजन को क्या बोलते हैं? ठीक है, कार्यक्रम नियोजन को क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है, तो किसी प्रोग्राम का क्या नियोजन होता है, क्या प्लान होता है, वो एक प्रकार से वो एक क्रिया होती है जो निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देती है। पहला, तथ्यों और प्रवृत्तियों का अध्ययन इसमें होता है। कोई भी डाटा दिया है तो उसको, उस डाटा को पहले एक प्रकार से जानना और उस डाटा की जो प्रवृत्तियाँ हैं उसका अध्ययन कर लेना। दूसरी बात, इन तथ्यों और प्रवृत्तियों के आधार पर समस्याओं और अवसरों की पहचान करना कि कौन सी समस्या समाज में है और कौन सा अवसर चल रहा है या क्या किस तरीके का समस्या का समाधान हो सकता है। उन समस्याओं और अवसरों के बारे में निर्णय लेना जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी कौन सा समस्या सबसे पहले एक प्रकार से जो है समस्या का समाधान करना चाहिए, किस समस्या का बाद में, किसको प्राथमिकता, किस अवसर को पहले देनी चाहिए, किस अवसर को बाद में प्राथमिकता दी जाए, ये सब डिसाइड कौन करते हैं? प्रसार कार्यकर्ता, अन्य पेशेवर व्यक्ति और जनप्रतिनिधि करते हैं कार्यक्रम नियोजन के द्वारा कि भाई पहला क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। चौथी बात, शिक्षण या शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय के भविष्य के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु उद्देश्य निर्धारित करना, ये भी एक प्रकार से काम होता है इन्हीं एक प्रकार से ये कार्यक्रम नियोजन का। सामाजिक विकास हेतु उद्देश्य निर्धारित करना, ठीक है। मस्ट ग्रांट कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए कि प्रसार कार्यक्रम की योजना कार्यक्रमों को निर्धारित करने, कार्यक्रम को बनाने, कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की एक प्रक्रिया होती है। किसी भी कार्यक्रम, कैसे कार्यक्रम कोई होगा, किस तरीके से कार्यक्रम को बनाया जाएगा, किस तरीके से कोई योजना प्लान की जाएगी, ठीक है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, किसी प्लान को कैसे एक प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, क्लियर। तो वो उसी की एक प्रक्रिया होती है प्रसार कार्यक्रम। यह एक तय प्रक्रिया होती, तय मतलब फिक्स प्रक्रिया होती, जिससे किसान प्रसार कार्यकर्ता की निगरानी और नेतृत्व की मदद से 7 स्थानीय समस्याओं का निर्धारण कर पाते हैं, उन समस्याओं का विश्लेषण कर पाते हैं और समाधान करते हैं। इसमें 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं प्रसार कार्यक्रमों की। पहली बात, प्रसार कार्यक्रम बेसिकली किसी जो है प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए चलाए जाते हैं। कुछ गांव के लोग जो एक प्रकार से शिक्षित नहीं होते हैं या एक प्रकार से उनको खेती करने के बारे में नॉलेज नहीं है या किसी चीज़ का उपयोग करने के बारे में नॉलेज नहीं, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं या ऐसा तमाम प्रकार की चीज़ें जो एक प्रकार से वो नहीं कर पाते हैं, तो उन चीज़ों को सिखाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा या स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा या और भी तमाम प्रकार की संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं समय समय पर, जिससे एक प्रकार से जो पिछड़ा तबका है या जो गाँव के इलाके हैं वो डेवलप हो सके और विकास हो सके उनका। इसको ध्यान में रख करके ये चीज़ें चलाई जाती हैं। तो किसान भी एक प्रकार से खेती करता है, तो खेती को भी उन्नत तरीके से कैसे किया जाए, प्रसार कार्यकर्ता ये सिखाते हैं किसानों को। प्रसार कार्यकर्ता बेसिकली एक प्रकार से उनकी निगरानी में जो किसानों की समस्याएं, जो गरीबों की समस्याएं, जो युवा लोग हैं या प्रौढ़ लोग हैं उनकी समस्याएं, समाज में जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं से कैसे एक प्रकार से निदान पाना है, समस्याओं का समाधान क्या होगा। कोई भी चीज़ की समाधान के लिए प्रसार कार्यकर्ता आते हैं और लेक्चर देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, बताते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे साइबर क्राइम इस समय बहुत ज़्यादा अपने उफान पर है, तो साइबर क्राइम के लिए भी एक प्रकार से बहुत सारे लोग एक प्रकार जानकारी देते हैं, बड़े विभाग जो होते हैं, साइबर जो विभाग वाले होते हैं वो सब। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें एक प्रकार से प्रसार कार्यकर्ता के मतलब प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत ही आती हैं। प्रसार कार्यक्रम एक प्रकार से की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहली बात, क्या किया जाना चाहिए किसी समस्या के समय में, कब किया जाना चाहिए कोई चीज़ या कैसे किया जाना चाहिए किसी काम को, ये एक प्रकार से प्रसार कार्यक्रम डिसाइड करता है कि कोई काम क्या मतलब कि क्या किया जाना चाहिए और कब किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, किसी भी काम को, किसी भी प्लान को, किसी भी चीज़ को कैसे, कब और क्यों किया जाना चाहिए, इन सभी बातों को एक प्रकार से ध्यान में रखता है। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, गृह विज्ञान यानी होम साइंस को परिभाषित कीजिए। गृह विज्ञान की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन ऑफ होम साइंस।
देखिए चंद्रा के अनुसार अगर देखें तो गृह विज्ञान की परिभाषा को देते हुए ये कहते हैं कि गृह विज्ञान जो होता है यह समाज विज्ञान का एक आयाम होता है, समाज विज्ञान का एक पहलू होता है गृह विज्ञान, जो वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के माध्यम से या वैज्ञानिक और तकनीकी के माध्यम से घर परिवार में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन क्रियात्मक होते हैं तथा लोगों की मनोवृत्ति के अनुरूप होते हैं। ये गृह विज्ञान होता है, चंद्रा ने कहा, इस प्रकार से परिभाषा दी। हालांकि गृह विज्ञान की ये परिभाषा उतनी सटीक नहीं है, फिर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। और परिभाषा बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी विषय की परिभाषा देना कोई सरल काम नहीं होता है। अगले विद्वान है डेके महोदय कहते हैं कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ग्रामीणों तक गृह विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्रसारित करने का माध्यम होता है। यह एक पद्धति है जिसके माध्यम या जिसके द्वारा जानकारी युक्त महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें उन लोगों तक पहुंचाई जाती हैं या पहुंचाती हैं जिन्हें अपने कार्यकलापों के विभिन्न उत्पादन और बेहतरी हेतु विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यानी ऐसा तबका, ऐसे लोग जो कि एक प्रकार से मतलब कि उनके पास खेत है लेकिन वो खेती करना नहीं जानते, या खेती करना जानते लेकिन उस खेत में अधिक उत्पादन करना नहीं जानते, तो उनको एक प्रकार से अधिक उत्पादन के बारे में बताना, मोटिवेट करना था कि वो अधिक उत्पादन करें। बहुत सारे लोग गांव में अभी भी बैंक में खाता नहीं खुलवाते हैं, तो एक प्रकार से वो डरते हैं कि बैंक में पैसा नहीं जमा करते हैं, वो साहूकारों से आकर के 10% पर ब्याज लाते हैं, मतलब 10% पर पैसा बैंकों से उधार लेते हैं, तो उसको एक प्रकार से ना लेना पड़े। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं वो इसमें दिखाई पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें एक प्रकार से आपको समझनी चाहिए कि गृह विज्ञान में जो प्रसार शिक्षा है वो एक प्रकार से इस तरीके की तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के ही समान है, किंतु केवल यही है कि प्रसार का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। प्रसार शिक्षा बड़े क्षेत्र पर काम करती है, कि खुले मंच पर काम करती है, और उसके लिए अनेक विषयों का अध्ययन आवश्यक होता है। प्रसार कार्यकर्ता जो होता है, प्रसार करने वाला या कोई भी जागरूकता फैलाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको तमाम प्रकार के ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट की नॉलेज होना चाहिए। जबकि गृह विज्ञान या एक गृहिणी को गृह विज्ञान भी पढ़ लेगी तो अच्छे तरीके से अपने परिवार का देखभाल कर लेगी। प्रसार शिक्षा सामान्य शिक्षा की भांति ही ज्ञान प्रदान करती है, विचार शक्ति का विकास करती है, मानव को व्यवस्थित, वैज्ञानिक और स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति प्रदान करती है, पावर प्रदान करती है। कौन? जो प्रसार शिक्षा होती है। तो प्रसार शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने आप को व्यवस्थित, सिस्टमेटिकल वे में, एक साइंटिफिक तरीके से और एक जो है फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता रूप से सोचने की शक्ति उसको मिलती है। प्रसार का क्षेत्र शिक्षा संस्थाओं से बाहर घरेलू क्षेत्र है, जहाँ गृहिणियाँ स्वयं कार्य को करके सीखती हैं। कोई भी काम करते एक बार खाना बनाया, सही नहीं बना, दूसरी बार बनाएगी, तो इस तरीके से लगातार प्रयास से भी सीख जाती हैं। इसका क्षेत्र केवल छात्राओं तक ही सीमित नहीं होता, वरन उसमें समाज की युवा और वयस्क महिलाएं भी सम्मिलित होती हैं। ये एक प्रकार से विद्यालयों में भी चलाया जाता है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा के माध्यम से गृहिणियों को भी शिक्षा दी जाती है, वयस्कों को भी शिक्षा दी जाती है, बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है। यानी प्रसार शिक्षा एक बड़ी व्यापक धरातल पर फैली शिक्षा होती है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र असीमित है, इसका कोई सीमा नहीं है, जिसमें दिन प्रतिदिन की सभी समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया जाता है, डीपली अध्ययन किया जाता है, और यह व्यक्तियों को आगे बढ़ने तथा अपनी समस्याओं व अनिवार्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता प्रदान करती है। ये होती है प्रसार शिक्षा। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा के बारे में आपको बेहतर जानकारी मिल गई। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना एकाधिकार करने की विधियों का वर्णन कीजिए। सूचना एकत्रित करने की, यानी कोई भी सूचना जानकारी एकत्रित करनी कहीं से भी किसी मामले को लेकर के, तो कैसे आप सूचना एकत्रित करेंगे, उसकी कई विधियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे पहली विधि कौन सी है भैया? देखिए, सूचना एकत्रित करने की विधियाँ। मूल्यांकन हेतु सूचना एकत्र करने की मुख्यतः दो तरीके होते हैं। दो तरीके से हम किसी भी चीज़ से डाटा प्राप्त करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं। पहली बात है सेंसस तरीका। सेंसस तरीका मतलब होता है जनगणना करके। जनगणना के द्वारा हम जान पाते हैं कि कोई व्यक्ति एक प्रकार से कितना पावरफुल है, किसके पास कितने पैसे हैं, कितना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है, और किस तरीके से चीज़ें हैं, जनगणना के माध्यम से पता चलता है। इस तरीके में जनसंख्या में उपस्थित सभी लोगों से सूचना एकत्रित करी जाती है। हालांकि यह तरीका हमेशा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि सभी से जानकारी प्राप्त करना आसान बात नहीं होता है। इसलिए दूसरा तरीका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा तरीका? जो नमूना विधि होती है। नमूना माने होता है कि कुछ समूह के बारे में, से एक गाँव में गए, 10 लोगों से मिले, गाँव में 100 घर है, तो 4-5 घर में हम गए और 4-5 घर में पूरे गाँव के बारे में जानकारी हमने ले ली। ठीक है,
या ऐसे एक जिले में गए और 10 गाँव के बारे में अध्ययन कर लिया उस जिले के और पूरे जिले के का मूल्यांकन कर दिया। ठीक है, ये होता है एक प्रकार से नमूना विधि। इस तरीके के अनुसार पूरे समूह में से एक नमूना ले लिया जाता है, एक सैंपल ले लिया जाता है जो कि पूरे समूह को प्रदर्शित करे। इसके उपयोग का अर्थ कई होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी समस्या को लेकर के जनगणना तो आप कर नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या होता है आजकल तो जनगणना करना बड़ा आसान हो गया है। जैसे कि नेट सोशल मीडिया का ज़माना, इसमें एक प्रकार सब ऑनलाइन है, तुरंत आप पता कर पाएंगे कौन कितना पढ़ा लिखा और किस तरीके का है। ठीक है, व्यक्ति के एक एक नस नस के बारे में व्यक्ति को पता हो जाए अगर चाह ले तो। ठीक है, चूँकि सोशल मीडिया पर आपकी हर एक चीज़ें परी होती हैं। ठीक है, तो नमूना विधि जो होती है, सैंपलिंग विधि जो होती है, इसके द्वारा कैसे निकालते हैं भैया। सैंपलिंग विधि जो होती है इसमें क्या होता है कि आप जैसे 10 लोगों के बारे में जानना है, तो एक लोग के बारे में, जैसे 10 लोगों की प्रवृत्ति एक सी है या एक गांव है कोई, ठीक है, या 10 गांव है, तो आपको या 10 लोग हैं तो एक व्यक्ति के बारे में समझ लिया और 10 की प्रवृत्ति जैसी, तो बता दिया कि भाई एक व्यक्ति ऐसा तो 10 व्यक्ति ऐसे होंगे। जैसे कि मान लेते हैं जब एक दूध भरा एक 5 लीटर का दूध होता है, उसको आप जब जाते हैं डेयरी पर लेकर के, तो डेयरी वाला क्या करता है, इसी में से एक कुप्पी, एक छोटी सी कुप्पी 5 ग्राम की होती है, 10 ग्राम की, 5 ग्राम की, उससे एक कुप्पी दूध निकालता है। ये होता है सैंपल। ठीक है, वो सैंपल क्या करता है, उसी सैंपल को एक प्रकार से टेस्ट करता है मशीन में लगा करके, लैक्टोमीटर में, और इस तरीके से वो जो मशीन होती है वो बता देती है कि भाई हाँ इसका जो है फैट कितना है, ठीक है, और इसका रेट कितना लगेगा, सब कुछ वो निकाल देता है। ऐसे जैसे आपका बॉडी का एक खून निकाल लिया जाता है थोड़ा सा, और उसी खून का चेकअप होता है, खून का सैंपल होता है, और पूरे बॉडी का एक प्रकार से आपका मूल्यांकन वो छोटा सा आपका खून कर देता है। तो ऐसे ही यही सैंपलिंग विधि होती है। तो जब भी एक प्रकार से किसी समस्या के बारे में हमको अध्ययन करना होता है, तो हम किसी समस्या के बारे में उस गाँव में या उस गाँव के लोग कैसे हैं, किसी जनजाति की क्या समस्या है, तो उस जनजाति के गाँव में जाते हैं और 2-3 लोगों से पूछ लेते हैं कि भाई हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो 2-3 लोग बता देते हैं। तो ये होती नमूना विधि, और बेसिकली यही विधि सबसे सटीक होती है और इसी विधि के द्वारा सब जानकारी ग्रहण करते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक छांटे गए लोगों के समूह से उत्तर व राय लेना जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हों। दूसरी बात, समय व पैसे की बचत होती है इससे। तीसरी बात, विस्तृत और सटीक अध्ययन करना, क्योंकि सूचना कम व्यक्तियों से प्राप्त की गई है, इस वजह से एक प्रकार से विस्तृत और सटीक अध्ययन भी एक प्रकार से इसका जरूरी होता है। कभी कभी एक प्रकार से 2-3-4 लोगों से और बेमतलब का पूछ लिया जाता है, ताकि मतलब कि हो सकता है एक व्यक्ति गलत बताए तो दूसरा व्यक्ति तो गलत नहीं बताएगा, और सभी व्यक्ति तो गलत बता ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे या समझ रहे हैं। अच्छा, इसका अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, जैसे कि ये जो क्लास हो रही है इसकी पीडीएफ, या इससे पहले जो भी क्लास 2024 में हुई थी उसकी पीडीएफ, या जो एक क्वेश्चन पेपर होते हैं उनकी पीडीएफ, या पेपर 1 की तमाम सारी क्लासेस हुई हैं उनकी पीडीएफ वगैरह और वीडियो लेक्चर्स प्राप्त करने हैं, तो आपको एक प्रकार से एसएमएस करना है 91 61 93 60 62 पर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको एसएमएस करना है। आपके लिए व्यवस्था क्या की गई भैया, देखिए आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, को करिकुलर सब्जेक्ट को इंक्लूड करके, ठीक है, आपकी सभी की तैयारी, सभी का पीडीएफ नोट्स मिलेगा और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नाम अपना, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। 2 सब्जेक्ट आपके होंगे, ठीक है, मेजर वाले, वो आपको पढ़ने हैं। एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ में आपका एक सब्जेक्ट होता है को करिकुलर का। सबसे घातक सब्जेक्ट अब की बार को करिकुलर में आया है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का। ठीक है, तो डिजिटल अवेयरनेस एंड एनालिटिक एबिलिटी जो है, एनालिटिक एबिलिटी का मतलब होता है रीजनिंग, तो रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसके अलावा उसको सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन, तो उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको बेहतर तरीके से आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष कैसे पूछे गए थे विभिन्न विश्वविद्यालय के, वो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, उसकी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे 2024 के, 2025 के सभी के, और जो लाइव क्लासेस होंगी वो भी मिल जाएगी, चूँकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दी जाएंगे, वहाँ पर क्लासेस जो लाइव होंगी वो मिलती रहेंगी आपको। साथ ही साथ में सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह वहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको करना क्या है, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र केवल 100 रुपीज़ में ही सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। 100 रुपये में ही आपको सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो आपको एक प्रकार से सभी, यानी कि आपके दोनों सब्जेक्ट और एक को करिकुलर, तीनों सब्जेक्ट की तैयारी विधिवत हो जाएगी। परीक्षा आपकी चाहे एमसीक्यूज बेस्ड हो रही है, ठीक है, और चाहे आपकी परीक्षा जो है वो लिखित हो रही है, यानी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप की हो रही है। दोनों टाइप की तैयारी मैं करवाता हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आपका पेपर हो रहा है, सिलेबस है, तो आपको ही एक प्रकार से यही पढ़ना है। और लगभग सभी विश्वविद्यालयों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चालू है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो होती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको जुड़ना है फटाफट से एसएमएस करके जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि को करिकुलर में आपका बैक ना लगे, मैं यही चाहता हूँ, और बैक ना लगे इसके लिए आपको पीडीएफ का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि आप जब
जब तक आप उसको एक प्रकार से पहले वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद में आप उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको घर पे बैठकर लगाएंगे नहीं उसको सवाल को, तब तक आपका कुछ होने वाला है नहीं तो आप फेल हो जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं, चूँकि इसमें एक प्रकार से आपको पास होना अनिवार्य होता है और ये टफ है, चूँकि कंप्यूटर और रीजनिंग से प्रश्न आने वाले हैं और दोनों एक प्रकार से बीए वाले बच्चे कम जानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप अगर कोर्स लेंगे तो उसमें आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की क्लासेस तो मिलेंगी, साथ ही साथ में उनके PDF भी मिलेंगे, ठीक है। आपका बड़ा फायदा होगा। चले तो फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न क्या है कि देखें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य बताइए। सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य हेडिंग आप ऐसे डालेंगे, अंग्रेजी में हो सके तो अंग्रेजी में भी हेडिंग डालने का प्रयास करें, इससे नंबर जो होता है ज़्यादा मिल जाता है कभी कभी। ऑब्जेक्टिव ऑफ मतलब कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, इससे क्या होता है इफेक्टिव लगता है, आपकी कॉपी अच्छी दिखती है और तमाम सारी चीज़ें एग्जामिनर को एक प्रकार से मोटिवेट करती है, एग्जामिनर को मोटिवेट करती है नंबर देने के लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा अगर कॉपी अपनी थोड़ी अलग लिखेंगे अन्य बच्चों से तो आपको नंबर थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि लिखित वाली परीक्षाओं में क्या होता है नंबर देने में कंजूसी करते हैं जो एग्जामिनर होते हैं, वो कंजूसी ना करें इसके लिए आपको उनका मन मोहना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कई उद्देश्य हैं जिन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला उद्देश्य है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य की अगर बात की तो कार्यक्रम नियोजन या सामुदायिक विकास योजना के, ठीक है, सामुदायिक विकास योजना के पहला जो उद्देश्य है वो क्या, ग्रामीण जीवन का प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना, ताकि हर एक गांव का क्षेत्र का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ये विकास होता है, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का योजना का क्या होता है, मतलब कि ग्रामीण जीवन का प्रत्येक क्षेत्र का विकास हो, स्वच्छ और हवादार आवासों की व्यवस्था हो, यानी कि स्वच्छ और जो है हवादार जो मकान है उनकी व्यवस्था पूरे समाज में हो, साथ ही साथ उद्योगों का विकास हो, ठीक है, इंडस्ट्री बने, शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, साथ ही साथ मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करना हुआ, ये सब उद्देश्य है इसका। और यातायात व संचार के साधनों का विकास करना हुआ। यातायात मतलब होता है जो आने आवागमन की सुविधा जो देते हैं, संचार मतलब फ़ोन वगैरह जो होते हैं वो सब, ठीक है, नेटवर्क वगैरह आए। दूसरा होता है आधारभूत उद्देश्य, ठीक है। तो ये पहला उद्देश्य हो गया भैया किसका, ये किसका उद्देश्य, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आपका ये हो गया समान उद्देश्य जो मैंने बताया। अब आधारभूत उद्देश्य की बात करें, आधारभूत उद्देश्य क्या होते हैं। पहला उद्देश्य सीमित साधनों के द्वारा ग्रामीणों को विशेषज्ञों की सहायता से समस्याओं के समाधानों को खोजने में समर्थ बनाना, ताकि एक प्रकार से किसान को एक बार किसी समस्या से लड़ने की क्षमता प्रदान कर देना, ताकि कोई भी समस्या भविष्य में आए तो किसान उन समस्याओं से लड़ने में सक्षम हो सके। इसके लिए उनको डेवलप करना, ताकि एक प्रकार से वो कोई समस्या जब उनके समक्ष आए तो आसानी से एक प्रकार से वो लड़ सके और आसानी से चीज़ों को एक प्रकार से मैनेज कर सके, कोई समस्या उनके समक्ष टिके ना और वो हर एक चीज़ को एक प्रकार से मैनेज कर पाएँ, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ग्रामीण जनता को सुख सुविधाएं प्रदान करना, ये भी एक प्रकार से उद्देश्य है। इसके अलावा ग्रामवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ताकि व्यक्ति रोजगार सभी को मिल जाए, ताकि कोई बेरोजगार ना रहे। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जाए, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना, ये सब उद्देश्य रहा है किसका उद्देश्य रहा भैया, ये सब उद्देश्य रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अगला उद्देश्य जो रहा है वो रहा है विशेष उद्देश्य कुछ रहे। कौन से विशेष उद्देश्य, कैसे उद्देश्य भैया, कुछ विशेष उद्देश्य, जैसे कि साधनों का विकास व सामाजिक समस्याओं को दूर करना, ठीक है, साधनों का विकास जिससे एक प्रकार से क्या हो, तमाम प्रकार के लोग एक प्रकार से काम कर सकें और साधनों का जब विकास होगा तो लोग एक प्रकार से उससे लाभ उठा पाएंगे। सामाजिक समस्याएँ जो है उनको दूर करना, ठीक है। इसके अलावा कृषि व्यवस्था में सुधार करना और उनका उत्पादन बढ़ाना, ताकि कृषि, आप देखते हैं हरित क्रांति वगैरह आई, ये सब इसी का परिणाम था। और कृषि व्यवस्था में आजकल लगातार सुधार ही हो रहा है, लगातार एक प्रकार से मशीनें नई नई बन रही, इसकी वजह से तमाम उत्पादन में वृद्धि हो रही है और जल्दी उत्पादन हो रहा है। सामाजिक व आर्थिक विकास करना, प्रजातंत्र की भावना यानी लोकतंत्र की भावना तथा ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना, ताकि गाँव में भी लोग नेतागिरी में उतरे और गांव एक प्रकार से नेतृत्व क्षमता गांव के लोगों में डेवलप हो। नवीन अन्वेषणों यानी अन्वेषण माने खोज, नवीन खोजों व पद्धतियों से ग्रामीणों को अवगत कराना यानी जानकारी उनको देना और उनका प्रयोग करना, ताकि ग्रामीण लोग इन चीज़ों को जान पाएँ और अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएँ। तो ये सब एक प्रकार से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अगला उद्देश्य है भैया कौन सा उद्देश्य है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अगला उद्देश्य है सामाजिक व्यवस्था में बदलाव करना, ताकि सामाजिक व्यवस्था जो एक प्रकार से पुरानी व्यवस्था है उसमें बदलाव करना, नई व्यवस्था के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना। इसके अलावा ग्रामीण के दृष्टिकोण में बदलाव अथवा सुधार लाना, ताकि जो ग्रामीण के लोग हैं एक ही जैसा विचारधारा रखते हैं, वो अपनी विचारधारा से बदलना नहीं चाहते तो उस विचारधारा को बदलना। इसके साथ ही साथ रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाना और ग्रामवासियों को संगठित करना व उन्हें राष्ट्रीय योजना तथा सहकारिता की जानकारी प्रदान करना, ये सब एक प्रकार से क्या होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है, सामुदायिक विकास योजना का या कार्यक्रम का।
ग्रामीण परिवारों की आय में विभिन्न उपायों के द्वारा वृद्धि किया जाए ताकि एक प्रकार से जो गांव का लोग है वो कमा सके अच्छे तरीके से। ये सारा का सारा उद्देश्य किसका है? ये सब का सब उद्देश्य जो है सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य को आप आसानी से लिख पाएंगे। जिस तरीके से मैंने बताया आप आसानी से लिख दीजिएगा, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न, योगात्मक मूल्यांकन में किन बातों को शामिल किया जाता है? बताएं, योगात्मक मूल्यांकन में किन बातों को शामिल किया जाता है? प्रश्न बढ़िया है, लघु उत्तरीय का प्रश्न है। देखिए, योगात्मक मूल्यांकन में कई बातें शामिल होती हैं। पहली बात क्या शामिल होती है योगात्मक मूल्यांकन में? योगात्मक मूल्यांकन यह कार्यक्रम पूरा होने के बाद आयोजित किया जाता है। क्या? जब कार्यक्रम कोई संपन्न हो जाता है फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, कि भाई कार्यक्रम का एक प्रकार से जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, कैसा हुआ, उसकी एक प्रकार से क्या की जाती है? एनालिसिस की जाती है, उसको मूल्यांकित किया जाता है कि भाई जिस उद्देश्य से हमने कार्यक्रम किया था वह उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात योगात्मक मूल्यांकन, दूसरी बात शामिल इसमें होती है कि कार्यक्रम के समग्र प्रभाव, यानी जो प्रभाव कार्यक्रम का पड़ना चाहिए, और परिणाम ज्ञात करने के लिए व्यवस्थित अनुसंधान तरीकों का उपयोग करना, यानी कि ऐसे जो अनुसंधान के तरीके व्यवस्थित तरीके से जिनका उपयोग करके एक प्रकार से हम उसके परिणाम को और उसके समग्र प्रभाव को जान पाए कि इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिणाम निकलेगा। ठीक है, वो भी एक योगात्मक अनुसंधान में शामिल है। इसके अलावा योगात्मक अनुसंधान में अगली बातें शामिल है, कार्यक्रम के अंतिम परिणाम की कीमत यानी मूल्य परखना, और यह जांचना कि परिभाषित उद्देश्य प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है। यानी कि मूल्यांकन जिन उद्देश्य से किया गया था या जिस उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया था वह उद्देश्य क्या पूरा हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, यानी उसकी जांच करना, यानी कि उसकी कीमत यानी मूल्य परखना, कि भाई मूल्य का अंकन करना, मूल्य का अंकन करना ही मूल्यांकन होता है। यानी जिस उद्देश्य से हमने कोई कार्यक्रम किया था, कोई प्लान किया था, कोई योजना लाई थी, क्या वह योजना एक प्रकार से जिस हद तक हमने सोचा था उस हद तक हुई कि नहीं हुई, इसकी जांच करना इसमें भी शामिल होती है। इसके अलावा मूल्यांकन कुछ सवालों का आकलन करता है। जैसे किन किन सवालों का आकलन करता है मूल्यांकन? मूल्यांकन में होता क्या है, क्या कार्यक्रम ने परिभाषित लक्ष्य हासिल किए, यानी कि जो कार्यक्रम का लक्ष्य था, कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, क्या वह पूरा हुआ? जिस लक्ष्य के को ध्यान में रख करके हमने कार्यक्रम किया था, क्या वह लक्ष्य पूरा हुआ, कार्यक्रम पूरा हुआ? तो ये पहली बात, मूल्यांकन का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कार्यक्रम के प्रभाव का तीव्रता क्या है, यानी कार्यक्रम का प्रभाव लोगों पर कैसे पड़ा, वो भी एक प्रकार से जांचना। इसके अलावा अप्रत्याशित प्रभाव उसका क्या रहा है, यानी कि ऐसे प्रभाव जो एक प्रकार से हमने सोचा नहीं था, ऐसे प्रभाव क्या मिले या ऐसे परिणाम क्या निकले। इसके अलावा कार्यक्रम के कौन से भाग कम प्रभावशाली थे, यानी कार्यक्रम में कहाँ कहाँ कमियाँ थी, कौन से भाग हमारे कम प्रभावशाली थे। ठीक है, उन चीज़ों को भी एक प्रकार से यहाँ पर समझा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण हो सकता है जैसे कि आयरन फोलिक एसिड की गोलियों की गर्भवती महिलाओं में खपत 20% के आधारभूत स्तर से 25% तक कार्यक्रम के अंत के 2 वर्षों में वृद्धि हुई है। तो ये मूल्यांकन हो गया योगात्मक मूल्यांकन, कि हमने कहा कि भाई जो आयरन फोलिक एसिड की गोलियां हैं ये गर्भवती महिलाओं की खपत जो है 20% पहले थी, 20% के आधारभूत स्तर से 25% तक कार्यक्रम के अंत के 2 वर्षों में वृद्धि हुई। यानी कार्यक्रम हुआ कि भाई आपको उसको बताना आयरन फोलिक एसिड की गोलियों को लेने के लिए, तो ऐसे में एक प्रकार से पहले 20% था और 20% से 25% हो गया, 5% वृद्धि हुई 2 वर्षों में कार्यक्रम के बाद में। तो यानी ये मूल्यांकन के द्वारा पता चला कि हाँ इतना वृद्धि हुई। तो ये एक प्रकार से होता है योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बाल अधिकार व आप क्या है, यानी क्राई जिसको आप कहते हैं उसके मुख्य उद्देश्य बताएं। चाइल्ड राइट्स एंड यू जिसको आप बोलते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जो बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। मैंने शुरुआत में इसके बारे में बताया था लेकिन फिर भी समझ ले। संक्षेपाक्षर इसका होता है चिल्लाना। ठीक है, क्या होता है? चिल्लाना। ठीक है, क्राई का मतलब क्या होता है? चिल्लाना होता है। संक्षिप्त अक्षर क्या है? चिल्लाना। चिल्लाना का सीधा सीधा मतलब होता है क्राई। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं क्राई, यानी कि चाइल्ड राइट्स एंड यू। स्थापित कब हुआ था? जो है 1979 में, 1979 में। संस्थापक इसके हैं रिपन कपूर। प्रकार है गैर सरकारी संगठन है ये। केंद्र बच्चों के अधिकार को केंद्र में रखता है। इसकी जगह कहाँ पर इसकी संगठन का स्थापना हुई? गृह कार्यालय इसका मुंबई में है। भारत में कई शाखाएं हैं, खास करके मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता में कई शाखाएं इसकी काम करती हैं। ठीक है, इस संगठन की शुरुआत 1979 में यानी 1979 में एयर इंडिया के एक पर्सन थे रिपन कपूर, उनके द्वारा की गई थी। क्राई जो है
ये भारत के 19 राज्यों में 99 ज़मीनी स्तर की परियोजनाओं के साथ काम करता है और इसने 3 मिलियन से अधिक बच्चों के जीवन को प्रभावित किया है। क्राई माता पिता, शिक्षकों, आंगनबाड़ी यानी भारतीय ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र, कार्यकर्ताओं, समुदायों, जिला और राज्य स्तरीय सरकारों के साथ स्वयं बच्चों के साथ काम करके बच्चों की महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करता है। संगठन ज़मीनी स्तर पर व्यवहार और प्रथाओं को बदलने, प्रणालीगत स्तर पर सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जा सके जहां बच्चों को प्राथमिकता दी जाए और बच्चों का विकास हो सके। ठीक है, बच्चों के अधिकार उनको दिए जा सके। तो ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था इस प्रश्न का उत्तर। बाकी आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई वर्षों से ये प्रश्न लगातार परीक्षा में, वैसे तो जितने प्रश्न मैंने बताए सारे के सारे प्रश्न पूछे गए ही प्रश्न हैं। ठीक है, और मैं आपको बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में सब चीज़ें आ जाएँ। चलें, अगला क्वेश्चन है आपका, एक अच्छे कार्यक्रम के लक्षण बताइए। एक अच्छे कार्यक्रम के क्या लक्षण हैं भैया? देखिए, अच्छे कार्यक्रम में निम्नलिखित उपयोगी विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे कि पहली बात, यह लिखित रूप में होना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम जो होता है उसके लक्षण क्या है? वो कार्यक्रम लिखित रूप में होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या करना है और किन किन मुद्दों को एक प्रकार से उसमें शामिल करना है कार्यक्रम में। ये सारी चीज़ें एक प्रकार से फिक्स होनी चाहिए, लिखी हुई चाहिए। लिखित रूप में होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यह लिखित रूप में होना चाहिए। लागू करने वाले व्यक्तियों, सरकारी या निजी फंड प्रदाताओं व वित्त पोषण एजेंसियों व समुदाय के सदस्यों के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। यानी कि कोई भी अच्छा कार्यक्रम वही होगा जिसमें एक प्रकार से लिखित होगा वो चीज़, और लागू करने वाले जो व्यक्ति होंगे, जो सरकारी या निजी फंड होंगे वो, और या वित्त पोषण एजेंसियां जो होंगी, वह समुदाय के जो सदस्य होंगे, इन सभी के द्वारा एक प्रकार से स्पष्ट तरीके से वो कार्यक्रम समझेंगे। यानी ये सब अगर कार्यक्रम को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो कार्यक्रम अच्छा होगा। दूसरी बात, एक अच्छे कार्यक्रम का लक्षण ये होता है कि इससे स्पष्ट रूप से वर्तमान स्थिति में समस्या व सभी संबंधित तथ्यों को स्पष्ट रूप से बतलाना चाहिए ताकि कार्यक्रम पूरा हो सके। यानी कि एक प्रकार से कोई चीज़ इसमें लाग लपेट की नहीं होनी चाहिए। जो वर्तमान में समस्याएं हैं, उन समस्याओं से संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी जानकारी है, वो एक प्रकार से स्पष्ट रूप से बताना चाहिए ताकि कार्यक्रम पूरा हो सके और कार्यक्रम अच्छा हो सके। ठीक है, अगला इसका एक प्रकार से जो है भाई, कार्यक्रम का जो लक्षण है वो क्या है? अच्छा कार्यक्रम का क्या लक्षण होता है? कार्यक्रम से समुदाय की आवश्यकताएं व अपेक्षाएं उजागर हो जाती हैं। यानी कि किसी भी कार्यक्रम से क्या होता है, जब भी कोई समुदाय किसी कार्यक्रम को आयोजित करता है तो समुदाय की क्या नीड्स होती है, क्या आवश्यकता है समाज की, मतलब जो है समुदाय की क्या आवश्यकता और समुदाय की एक प्रकार से क्या अपेक्षा है, उसकी अपेक्षाएँ और आवश्यकताएँ जो होती हैं वो उजागर हो जाती हैं, पता चल जाती है हमको कि एक प्रकार से वो क्या है वास्तव में। ठीक है, अगला, कार्यक्रम के लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा व मध्यम माने मिडिल उद्देश्यों को योग्य रूप में सूचीबद्ध करना चाहिए। इस प्रकार यह उद्देश्य प्राप्ति हेतु समय सीमा का संकेत जो है देगा कि भाई कौन सा कार्य हमको पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम जो है धीरे धीरे करना, सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा कार्यक्रम के उद्देश्यों को समुदाय की समस्याओं को हल करना चाहिए जो प्रत्येक समुदाय के लिए अलग होते हैं। ठीक है, तो कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है, उसको समुदाय की समस्याओं को हल करना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी समुदाय, किसी भी समाज की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जाए, और प्रत्येक समुदाय के लिए अलग अलग समस्याएं होती हैं तो उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। साथ ही साथ में समुदाय को दिए जाने वाले जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, जो तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, उनकी विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए ताकि एक प्रकार से समुदाय उन कौशल के बारे में, उन स्किल के बारे में जाने जो आप उनको सिखाना चाह रहे हैं। तो कार्यक्रम के द्वारा ही सिखाएंगे तो अच्छा कार्यक्रम तभी होगा जब आप उसको पहले से चीज़ों को लोगों को बताएंगे, लोगों को कार्यक्रम के लिए पहले से मोटिवेट करेंगे तो लोग उसके लिए सुनेंगे और उस तरीक़ों को अपनाने का प्रयास करेंगे। कैसे एक कार्यक्रम उद्देश्य की पूर्ति करेगा, किस समय सीमा के अंतर्गत वह गतिविधियों के साथ होना चाहिए, ये सब एक प्रकार से इसमें पता होना चाहिए। किसी एक अच्छे कार्यक्रम का ये सब लक्षण होता है। अगला कि अच्छे जो कार्यक्रम का लक्षण होता है वो क्या होता है भैया? वो होता है कार्यक्रम की एक संक्षिप्त सारांश प्रति को समुदाय में वितरित किया जाना चाहिए ताकि समुदाय जो है वो एक प्रकार से पूरा का पूरा सारांश जो समुदाय का, समुदाय जो कार्यक्रम लाया है वो कार्यक्रम क्या है। ठीक है, मतलब कि जो संगठनों ने समुदाय के लिए कार्यक्रम लाया है वो समुदाय मतलब कि वो संगठन का जो एक प्रकार से जो उद्देश्य है वो क्या है, या एक प्रकार से जो चीज़ें वो समुदाय के लिए करना चाहते हैं संगठन वाले, वो सब क्या है। एक मिनट, मैं कई रात से जागा हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा
दिक्कत हो रही है, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। चलें, हाँ, तो कार्यक्रम की एक संक्षिप्त सारांश होना चाहिए। वो कार्यक्रम प्रति मतलब कि जो उसका कार्यक्रम का जो सारांश है, जो रचना का एक फ़ोटोकॉपी है, वो सभी कार्यक्रम के मतलब कि जो समुदाय के लोग हैं उन सभी समुदाय के लोगों में बांट देना चाहिए, ताकि सभी समुदाय के लोग उसको पढ़ें और उसके बारे में जान जाएं, ताकि कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम क्यों हो रहा है, कार्यक्रम के होने से क्या क्या लाभ मिलेगा, सारी चीज़ें समुदाय के लोगों को पता होगी। तब कोई कार्यक्रम अच्छे तरीके से सफल माना जाता है, जब उसकी एक पहले प्रति कार्यक्रम का उद्देश्य, उसका लक्षण और उद्देश्य और साथ ही साथ में उसका क्या फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, जब सारी बातें को लोग जानेंगे तभी एक प्रकार से कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, कार्यक्रम में भाग लेंगे। ठीक है, तो और लोगों का सहयोग हेतु उनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि एक प्रकार से लोग एक प्रकार से कार्यक्रम का सहयोग करें। तो ये सब चीज़ें एक प्रकार से इसमें हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन आ चुका है WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का फुल फॉर्म होता है। WHO बेसिकली एक प्रकार से एक बड़ी संस्था है, जो कि एक प्रकार स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके काम करती है। स्वास्थ्य के लिए एक विश्व स्तर की संस्था है, जो स्वास्थ्य के लेकर के मानक सिद्ध करती है। WHO ने स्वास्थ्य और रोग उन्मूलन की दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ठीक है, कुछ कार्य निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे WHO ने कई काम किया स्वास्थ्य की दिशा में सुधार के लिए, वैसे कई काम किए हैं, लेकिन कुछ कामों के बारे में मैं आपको बताऊँ तो 3-4 काम बता दे रहा हूँ, ताकि आप जो है लिख दीजिएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे कि विशेष रोगों से रक्षा और नियंत्रण, यानी कि प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिसीजेस, यानी कि एक प्रकार से कुछ विशेष रोग से रक्षा और नियंत्रण करने में मदद करता है, जो WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है। संसर्गजन्य रोगों से बचाव की दिशा में WHO सतत कार्यक्रम कर रहा है। सतत माने लगातार कार्यक्रम कर रहा है, सस्टेनेबल काम कर रहा है, जिससे लोगों की रक्षा हो रही है। इसका प्रशंसनीय कार्य विश्व में चेचक उन्मूलन रहा है। स्मॉल पॉक्स जो है इरिडिक्शन रहा है, जो एक प्रकार से जो छोटी माता रोग होता है, या जो माता जी कहते निकलती हैं, उसको लेकर के चेचक का टीके का जो आविष्कार करना हुआ है, चेचक को लेकर के, चेचक को ख़त्म करने को लेकर के, चेचक उन्मूलन को लेकर के जो काम करना किया है, वो एक प्रकार से बड़ा सराहनीय है। WHO ने इसके लक्ष्य मतलब कि चेचक उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करना सबसे इसका अच्छा उद्देश्य रहा, सबसे अच्छा उल्लेखनीय काम रहा है। किसका? जो है इसका WHO का। साथ ही साथ में WHO का केवल यही काम नहीं रहा है, WHO ने और कई महत्वपूर्ण काम किए। जैसे कि WHO ने कोरोना काल में बड़ी मदद करी है लोगों की। कोरोना काल में जिन देशों में एक प्रकार से आप देखते खाने के लिए या गैस सिलेंडर के पैसे या कुछ भी दिक्कत थी, उनको WHO ने मदद करी। WHO ने एक प्रकार सभी को दवाएं एक प्रकार से दी है और तमाम प्रकार की चीज़ों में मदद करी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे WHO ने बड़ी मदद करी है कोरोना काल में भी, यानी जब भी कोई वायरस, कोई डिजीज़ एक प्रकार से पूरे समाज में, पूरे देश में फैल जाती, तो उसमें WHO सामने आकर के लोगों की मदद करता है, लोगों की रोगों से रक्षा करता है। दूसरा काम, पारिवारिक स्वास्थ्य को लेकर के, फैमिली हेल्थ को लेकर के भी WHO ने बड़ा काम किया है। पारिवारिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्य WHO ने सन 1970 ईस्वी से आरंभ किए, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार को इकाई के रूप में लेकर के चलते हुए मानव स्वास्थ्य सुधार की दिशा में प्रयास करना था। मानव का स्वास्थ्य अच्छा हो, इसको लेकर के WHO ने कई काम किए। इसके अंतर्गत मातृ और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल करना, मानव प्रजनन, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के क्षेत्र के कार्य होते हैं, यानी कि मानव प्रजनन की एक प्रकार से क्या विधि या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में शिक्षित हों, ताकि लोग मतलब कि स्वस्थता के बारे में जानें कि स्वस्थता क्या होती है। लोग समझें कि भाई पोषण क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानें, कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, खनिज लवण क्या है, विटामिन क्या है, लोग जानेंगे। अब जब आप ये जानेंगे कि भाई विटामिन लेने से क्या होता है, जैसे आप देखें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, जो है रतौंधी रोग होता है। तो आपको कम दिखने लगे तो विटामिन ए के स्रोत ज़्यादा खाएं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी कहाँ पर पाया जाता है? सूर्य के प्रकाश में। तो अगर विटामिन डी कमी हो जाती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती बच्चों की। इस वजह से आप देखते हैं शहर के बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर होती। क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार से धूप कम देखने को उनको मिलता है, कमरे में रहते, AC फ्रिज पंखा इसी में एक प्रकार से, तो उनका मुलायम चमड़ा हो जाता है एकदम से। ठीक है, तो दिक्कत में फंस जाते हैं। वो बड़े होते तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो एक प्रकार से धूप वगैरह सह नहीं पाते। और जब वो कोई बच्चा गाँव वगैरह में जब
जब बच्चा पैदा होता है तो दादी वादी पकड़ के एकदम से बुकवा और तेल एकदम से सिल पे लोढ़ा पे खूंद करके बढ़िया से और लगाती हैं और हाथों हाथों का ऐसी वर्जिश करती हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो वो सब एक प्रकार से धूपों में लिटा देती है, तेल तेल लगा करके धूप में लंगोट वंगोट बांध करके बच्चे को लिटा देती है धूप में, ठीक है। एक वो सब बिछा उछा के खटिया पे। अब वो धूप में पड़ा है बच्चा और ठंडी का महीना अब तो आ ही रहा है, बढ़िया धूप में एक प्रकार से बच्चे लेटे रहते हैं और खूब ज़्यादा हाथ पैर हिलाते हैं, तो उन बच्चों का एक प्रकार से बाढ़ विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि एक प्रकार से विटामिन डी भी उनको मिल रहा है, साथ ही साथ में उनके रोग नहीं होते जल्दी, ठीक है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता जो होती कम हो जाती है। अगर एक प्रकार से कोई बच्चा सोचता है, आप अगर सोचते हैं हमेशा हम जवान रहें तो क्या करेंगे, विटामिन ई का सेवन करेंगे, लेकिन डॉक्टर के परामर्श से ही करिएगा, ठीक है। ये बात ध्यान, विटामिन ई से क्या होता है, प्रजनन क्षमता जो होती है ठीक ठाक बनी रहती है। इसके अलावा अगर विटामिन के की कमी आपके अंदर हो गई तो रक्त का थक्का आपका नहीं बनता, आपका कहीं पर हाथ कट जाएगा तो खून बहता ही रहेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब कौन बताता है, ये सब एक प्रकार से एक दिन में किस बच्चे को क्या खाना चाहिए, एक गृहिणी को कितना आहार लेना चाहिए, कितना प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कितना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, कितना एक प्रकार से वसा की आवश्यकता होती है। वसा क्या होती है, तेल जो होता है, तैलीय पदार्थ सब वसा होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विटामिन और खनिज लवण क्या करते हैं, बेसिकली रोगों से रक्षा करते हैं हमारी, इसलिए विटामिन और ये एक प्रकार से रोग के लिए बहुत जरूरी, मतलब कि रोग को खत्म करते हैं, रोग को आने ही नहीं देते हमारे पास, इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे मजबूत करते हैं खनिज तत्व और जो विटामिन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, वसा हमारे शरीर को एक प्रकार चिकनाई देने का काम करता है, ठीक है। एक प्रकार से फैट चीज़ें जो होती हैं वो इस मांसपेशियाँ चिकनी होती हैं और अंदर का तरल पदार्थ जो होता है सारा का सारा वसा के द्वारा ही मिलता है। इसके साथ ही साथ आप देखते हैं वसा ऊर्जा भी देने का काम करती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है। प्रोटीन हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग के में काम करते हैं, इसीलिए आप देखते हैं जो जिम वगैरह पर लोग जाते हैं उनको एक प्रकार से प्रोटीन शेक वगैरह पिलाया जाता है, ठीक है, ताकि उनकी मसल्स बने। और ऐसे ही आप साथ साथ देखते हैं कि जब एक प्रकार से जो आपका ये होता है, क्या नाम है, हो गया सारा ना लगभग, वसा प्रोटीन खनिज लवण विटामिन सब हो गया, 6 ही पोषक तत्व होते हैं, तो ये सब एक प्रकार से उचित मात्रा में इनके बारे में जानकारी देना ये WHO का काम ही रहा है। साथ ही साथ में एक सर्वे को कितना भोजन है, कितना कैलोरी एक दिन में चाहिए, क्या क्या चाहिए, सारी चीज़ें। इसके अलावा पर्यावरणिक स्वास्थ्य जो होता है, इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में भी काम किया WHO ने। इसके अंतर्गत जल, वायु, भोजन प्रदूषण की रोकथाम करना, विकिरण से रक्षा करना, नए तकनीकी विकास के फलस्वरूप उत्पन्न संकट से निपटना, ये सब एक प्रकार से WHO के काम रहते हैं। तो WHO ने कई काम किया है स्वास्थ्य, मतलब कि पर्यावरण को लेकर के भी किया है, और स्वास्थ्य और रोग उन्मूलन की दिशा में कई काम WHO ने और भी किए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे मैंने कुछ आपको बता दिया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, ये सब क्वेश्चन लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय दोनों में आ सकते हैं, तो दोनों में आएंगे, किसी भी तरीके से आएंगे, आप आसानी से इनको लिख पाइएगा और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। चले अगला प्रश्न है आपका स्टेप क्या होता है भैया। स्टेप जो है भारत सरकार अपने STEP यानी स्टेप कार्यक्रम एक है, इसके माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में गरीब महिलाओं और महिलाओं की विशेष स्थिति को संबोधित करती है, जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपने आसपास के परिवेश से बाहर निकलने और औपचारिक कौशल केंद्र में जाने की स्थिति में नहीं है। ऐसी महिलाओं के लिए एक प्रकार से उनकी शिक्षा, उनके हर एक चीज़ में सुधार लाने के लिए ये योजना चलाई गई स्टेप कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जो 1986 से 1987 ईस्वी के कार्यान्वयन के अधीन है। पारंपरिक व्यवसायों में गरीब और हाशिए पर रहने वाली महिलाएं को प्रशिक्षण प्रदान किया था। ऐसी महिलाएं एक प्रकार से जो एक प्रकार से गरीब हैं और जिनका एक प्रकार से विकास रुक चुका है, जिनका एक प्रकार से शिक्षा में मन नहीं लगता, जो एक प्रकार से अपने पतन की ओर हैं, हाशिए पर हैं, ऐसी महिलाओं को एक प्रकार से ज्ञान के बारे में या परंपरागत व्यवसायों के बारे में बताना, ताकि वो कुछ व्यवसाय सीख लेंगी तो एक प्रकार से उनका रोजी रोटी चलती रहेगी। बेसिकली स्टेप कार्यक्रम यही करता है, स्टेप ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है, ठीक है, जो बड़े पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र में एक प्रकार से काम करता है। स्टेप कार्यक्रम महिलाओं के पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाने, यानी जो उनकी परंपरागत जो ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशन से रिलेटेड जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, उसको देता है। और ट्रेडिशन जो व्यावसायिक चीज़ें होती हैं, पारंपरिक व्यवसाय होते हैं, उन पारंपरिक व्यवसायों की दिशा में एक प्रकार से महिलाओं को मोटिवेट करती है स्टेप योजना, ताकि महिलाएं एक प्रकार से जो परंपरागत चीज़ें हैं, परंपरागत व्यवसाय हैं, उनमें भाग लें और अच्छे तरीके से उनका कुछ थोड़ा बहुत इनकम होगा तो उससे उनका घर चलता रहेगा, उनके बाल बच्चे जो होंगे पलते रहेंगे, ठीक है। इससे अस्थायी आजीविका क्षमता में बदलने का प्रयास करता है स्टेप। तो स्टेप बेसिकली एक प्रकार से परंपरागत ज्ञान को आगे बढ़ाने और परंपरागत ज्ञान के माध्यम से अस्थायी आजीविका क्षमता में बदलने का प्रयास उसको करता, ताकि एक प्रकार से जो महिला है वो एक प्रकार से अपने बल पर
पर हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए और वो आसानी से एक प्रकार से अपना और अपने आश्रितों का मतलब पेट पालन करवा सके। स्टेप योजना के कई उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, स्टेप योजना के क्या उद्देश्य हैं बताएं। स्टेप योजना के कई दो उद्देश्य बेसिकली हैं। पहला उद्देश्य है कि महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले कौशल प्रदान करना। कौशल माने महिलाओं को रोजगार प्रदान नहीं करना, महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले स्किल्स डेवलप करना, ताकि महिलाएं इस योग्य बने कि वह कोई भी नौकरी करने में सक्षम हो या उनको व्यवसाय करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, महिलाओं को स्वरोजगार या उद्यमी बनने में सक्षम बनाने वाली दक्षता मतलब उनके अंदर क्षमता और कौशल डेवलप हो, ताकि एक प्रकार से स्टेप योजना बेसिकली उनके अंदर क्षमता, उनके अंदर एक प्रकार से जो है उनको मोटिवेशन देती है, उनको स्किल सिखाती है, उनको कौशल सिखाती, ताकि एक प्रकार से वो उनको ट्रेनिंग देती, ताकि वो एक प्रकार से चीज़ों को जान पाएँ और वो व्यवसाय के बारे में समझें, व्यवसाय करने के योग्य बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी खर्चे खुद देख सकें। ठीक है, स्वनिर्भर बन सके। ये होता है स्टेप योजना का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, अति लघु उत्तरीय सब क्वेश्चन हैं ये सब। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है? SGSY क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का बुनियादी उद्देश्य गरीबों को उचित सहायता और प्रोत्साहन दे करके SGSY योजना का फुल फॉर्म क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को शॉर्ट फॉर्म में SGSY कहते हैं। ये क्या करता है? ये गरीबों को उचित सहायता और प्रोत्साहन, मोटिवेशन भी देता है और सहायता भी करता है, उनकी मदद करता है गरीबों की। ठीक है, जिससे कि वे एक निश्चित अवधि में गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके। SGSY का यह लक्ष्य है कि ग्रामीण निर्धनों की क्षमताओं का सदुपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योगों की स्थापना की जाए, ताकि एक प्रकार से जब गांव में उद्योग होंगे तो गांव के लोग एक प्रकार से, चूँकि स्किलफुल होते हैं ऑलरेडी, लेकिन उनके पास कोई एक प्रकार से उद्योग नहीं होता जिसमें वो काम कर पाएँ। इस वजह से एक प्रकार उद्योगों का विकास हो, ताकि एक प्रकार से वो लोग एक लघु उद्योग भी हों, ताकि वो एक प्रकार से उन उद्योगों में जुड़ करके और रुपया पैसा कमा सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। आगे देखें, चले भाई। प्रश्न है आपका, समेकित बाल विकास सेवा, जिसको आप ICDS कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में ICDS कहा जाता है। ठीक है, समेकित बाल विकास हिंदी में कहते हैं। समेकित बाल विकास सेवा ये क्या है? ये देश में शिशु मृत्यु दर की इतनी खराब स्थिति को देखते हुए सरकार ने बच्चों के संपूर्ण विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, ताकि एक प्रकार से बच्चों का विकास हो। क्योंकि पहले एक प्रकार से बच्चे बहुत मारते थे, जैसे कि 4-5 बच्चे होते थे एक व्यक्ति के, जिनमें से 2-3 ही बचते थे, बाकी 2-3-4 मर जाते थे। ठीक है, और इसकी वजह एक प्रकार से कई सारी बीमारियां थी, और वो सारी बीमारियां जो थी उनकी वजह से ऐसा हुआ करता था। ठीक है, इसी परिणाम स्वरूप 1965 ईस्वी में ICDS की योजना बनाई जाती है सरकार के द्वारा, और प्रायोगिक तौर पर इसे 33 विकास खंडों में चलाया गया उस समय। ICDS का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के विकास को नए आयाम देना है तथा बच्चों को सुरक्षित रखना है, ताकि बच्चे सुरक्षित रहेंगे और बच्चे एक प्रकार से उनकी डेथ ना हो, वो एक प्रकार से स्वस्थ रहें, ऐसा कार्यक्रम है ये। यही कारण है कि वे सभी कारक जो बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं उनकी ओर इस योजना में पूरा ध्यान दिया जाता है। यह एक प्रकार से समेकित बाल विकास सेवा ICDS एक प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, बच्चों की जो मृत्यु दर थी वो बहुत बढ़ रही थी, इस वजह से सरकार ने ये योजना बनाई, ताकि एक प्रकार से बच्चे क्यों मर रहे हैं उसकी जानकारी करके और बच्चे एक प्रकार से ना मरे, इसकी वजह से तमाम काम किए गए हैं, तमाम स्वास्थ्य को लेकर के काम किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसको आप NCC बोलते हैं, आप समझते होंगे, इससे प्रश्न खूब पूछा गया है। NCC क्या है? NCC एक युवा विकास आंदोलन है। इसमें राष्ट्र निर्माण की जो अपार संभावनाएं होती हैं वो विद्यमान, मतलब बहुत सारी संभावनाएं विद्यमान होती हैं। NCC देश के युवाओं को कर्तव्य, प्रतिबद्धता, समर्पण, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भावना के साथ उनके सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करता है, ताकि वे बच्चे सक्षम नेता बन सके भविष्य में, उपयोगी नागरिक बन सके भविष्य में। और NCC से क्या होता है कि आप एक प्रकार से आपको ट्रेनिंग मिलती है कि आप एक प्रकार से, जैसे मिलिट्री वगैरह में जब आप जाएंगे तो कुछ छूट मिलती है। ठीक है,
पुलिस की भर्ती में, अन्य चीज़ों में एनसीसी से कुछ छूट मिलती है। एनसीसी बेसिकली कॉलेजों में जब आप बीए वगैरह कर रहे होते हैं या बीएससी कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उस दौरान आपको मिलता है, ठीक है। मिलिट्री साइंस जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो भी आपको एनसीसी करना पड़ता है। एनसीसी कैडेटों को सामाजिक सेवाओं, अनुशासन और साहित्यिक मतलब साहसिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर देने के साथ गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में अनुभव प्रदान करना होता है, ताकि एक प्रकार से बच्चों को ट्रेनिंग मिले कि भविष्य में कभी एक प्रकार से देश को कोई खतरा हो तो ये बच्चे भी साथ आएँ और लोग एक प्रकार से लोगों की मदद कर पाए। एनसीसी स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों और कॉलेजों के सभी नियमित छात्रों के लिए खुला हुआ है। जो बच्चे चाहे एनसीसी में शामिल हो सकते हैं। कॉलेज और स्कूल वगैरह में एनसीसी के एक प्रकार से कोर्सेज चलते हैं। एनसीसी का उद्देश्य क्या है? एनसीसी के मुख्य उद्देश्य बताइए। देखिए 1988 में राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य निर्धारित हुआ था और यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है और देश की वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में भी अपेक्षित आवश्यकता को पूरा कर रहा है। एनसीसी का लक्ष्य है युवाओं में चरित्र निर्माण करना, कॉमरेडशिप, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना, स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करना, ताकि एक प्रकार से व्यक्ति अपने आप की रक्षा, अपने आप को एक प्रकार से अनुशासित और एक प्रकार से लोगों की रक्षा करने में सक्षम हो सके, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपना सके, ये सब चीज़ें, तमाम प्रकार के आदर्श उनके अंदर विकसित हो सके। इसके अलावा एनसीसी का उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक पुल बनाना है, जो राष्ट्र की सेवा करने करेंगे, चाहे वे किसी भी कैरियर का चयन करें। कहने की ज़रूरत नहीं है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर युवा भारतीयों को सशस्त्र बलों में शामिल और प्रेरित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना, ताकि बच्चे अगर मिलिट्री में जाना चाहें तो उसके लिए एक प्रकार से एनसीसी करे रहेंगे तो एनसीसी में तमाम ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, ठीक है। तो एनसीसी की वजह से एक प्रकार से आपको छूट भी मिलेगी। साथ ही साथ में आप अगर नौकरी नहीं करते तो भी एक प्रकार से आप एक अच्छे नागरिक, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं और ऐसी ही चीज़ें आपके समक्ष आती रहेंगी, ठीक है। चले आगे बढ़िए भैया। तो एक ही वीडियो के माध्यम से आप बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को यानी बहुत सारे प्रश्नों को समझ रहे हैं, तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही इस दौरान, फिर भी मैं आपके लिए क्लास लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। चले, राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है? एनएसएस जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना, ठीक है। बताए भारत के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में यानी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज के स्तर पर तकनीकी संस्थान स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम या एमएससी, एमकॉम या फिर जो भी ग्रेजुएट लेवल या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के एक प्रकार से जो कोर्सेस होते हैं, उन पर विभिन्न सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस जो है भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, जिसे औपचारिक रूप से 24 सितंबर 1969 को शुरू किया गया था। एक सक्रिय सदस्य होने के नाते इन छात्र स्वयं सेवकों के पास एक कुशल सामाजिक नेता, कुशल प्रशासक और मानव स्वभाव को समझने वाले व्यक्ति होने का प्रदर्शन और अनुभव होगा। ये बच्चे एक प्रकार से एक समाज सेवी भी बन सकते हैं, एक नेता भी बन सकते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। एनएसएस का एकमात्र उद्देश्य होता है युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करना, ताकि एक प्रकार से भविष्य में वो अनुभवी हो जाए, ताकि कोई भी समस्या अगर उनके घर परिवार में या कोई समाज में उनके आती है तो वो उस समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो सके। एनएसएस जो होता है वो एक प्रकार से जो है ये आप देखते हैं कॉलेज वगैरह में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, बेसिकली यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में एनएसएस होता है, वहाँ पर एक प्रकार से बच्चे शामिल करते हैं। वो सामुदायिक विकास हर एक मामले में एक प्रकार जो भी एक प्रकार से विकसित विकास की ओर होता है, चाहे स्वच्छता की बात कर ले, चाहे किसी सामाजिक जो है कोई मूल्य है जो एक पुराना हो चुका है जिसमें चेंजमेंट करना, उसके लिए भी काम करते हैं और यूनिवर्सिटी का माहौल जो होता है वो ठीक ठाक रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। यूनिसेफ के क्या उद्देश्य है? यूनिसेफ देखिए, गरीबी के कारण अज्ञानता होती है, धन के अभाव में निर्धन बच्चे स्कूल नहीं आ पाते कभी कभी, ठीक है। तो अज्ञानता के कारण से कुपोषण हो जाता है। कभी कभी जब बच्चे नहीं जानते कि क्या खाना है क्या नहीं जाना है, क्या खाना है,
बच्चों को एक प्रकार से या उनके माता पिता को भी नहीं पता होता कि विटामिन, खनिज लवण और ये सब पोषक तत्व क्या होते हैं, किस बच्चे को कितना पोषक तत्व चाहिए। जैसे बच्चों में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा करके देनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से क्या होता है, उनकी बॉडी शुरुआत में बन जाती है, तो बच्चे एक प्रकार से स्वस्थ रहते हैं। बच्चे कुपोषण हो जाते हैं, कुपोषण के फलस्वरूप बच्चे विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं। अगर बच्चे एक प्रकार से कुपोषित हैं, बच्चों के अंदर एनर्जी की कमी है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक ठाक नहीं है, तो बच्चों में एक प्रकार से तमाम प्रकार के रोग हो जाएंगे। और जब बच्चा तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएगा तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है, और ऐसे में एक प्रकार से तमाम दवाई करवाएंगे, उससे बड़ा एक प्रकार से दिक्कत हो जाती है। रोगी के फलस्वरूप गरीबी आती है। जब रोग खूब हो जाएगा, दवाई करवाएंगे तो सारा पैसा आपका खत्म हो जाएगा, और वह एक कुचक्र चलता रहता है। और इस वजह से एक प्रकार से जो व्यक्ति अज्ञान होता है, शिक्षित नहीं होता, तो वो व्यक्ति गरीबी के चंगुल में जकड़ा रहता है। बस डॉक्टर के पास जाता है, जो कमाता डॉक्टर को दे करके चला आता है, लेकिन वो डॉक्टर के पास ना जाए। इसकी वजह से मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए, उसको अपने इम्यूनिटी सिस्टम पर मजबूत करना चाहिए। अपने एक प्रकार से खान पान पर ध्यान देना चाहिए। उसको जो पोषक तत्व है, कितना पोषक तत्व चाहिए किसी को, उसको उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि एक प्रकार से वो बच्चे अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाए, जान पाए। ठीक है। इन बातों को दृष्टिकोण में रख करके यूनिसेफ बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करता है। यूनिसेफ सभी विकासशील देशों की जनता तथा सरकार को अपनी सहायता आप यानी हेल्प योरसेल्फ करने में सहायता देता है, और अपने पैरों पर खड़े होने में जो है सहायता पहुंचाता है। कौन? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का यही उद्देश्य है, ताकि एक प्रकार से पोषण और स्वच्छता के मतलब कि स्वास्थ्य के बारे में बच्चों को जानकारी दी जा सके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हेल्प इज इंडिया क्या है? हेल्प इज इंडिया एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां बुजुर्गों का सक्रिय, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन का अधिकार होता है। यानी बुजुर्ग भी एक प्रकार से अपने आप को असहज ना महसूस करें, बुजुर्ग भी एक अच्छा जीवन जी पाएँ, इसके लिए काम करता है हेल्प इज इंडिया। हम अपने कार्यक्रमों और सेवाओं को एकजुट कर रहे हैं और कल्याण से विकास के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति जागरूक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। ये एक प्रकार से हेल्प इज़ इंडिया के तहत होता है। हेल्प इज़ इंडिया सन 1978 ईस्वी से भारत में एक अग्रणी दान मंच रहा है, जो कि वंचित और बुजुर्गों के साथ काम कर रहा है। जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं देने वाला है, उनके लिए काम करते हैं। बुजुर्ग लोगों के लिए काम करते हैं, ताकि बुजुर्ग भी असहज ना महसूस करें। और भारत में बुजुर्गों के लिए प्रतिनिधि आवाज़ बन गया है। कौन? जो हेल्प इज़ इंडिया है। हेल्प इज़ इंडिया बुजुर्गों की आवाज़ बन गया है, बुजुर्गों का प्रतिनिधि है ये। भारत के वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति में सुधार के लिए समर्पित मंच है ये। यह 23 राज्यों में शहरी और ग्रामीण भारत में चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है, गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रहा है, आय पैदा करने के तमाम प्रकार की योजनाएं चला रहा है, ताकि एक प्रकार से व्यक्ति कमा खा सके, जो बुजुर्ग लोग हैं वो, ताकि एक प्रकार से बुजुर्ग लोग भार ना बन पाए अपने बच्चों पर। ठीक है, चूँकि बच्चों को उन्होंने पाल पोष करके बड़ा किया, लेकिन उन्हीं बुजुर्गों को बच्चे एक प्रकार से कभी कभी डांटते हैं, मारते हैं, तो एक प्रकार से दिक्कत होती है। तो इस वजह से बुजुर्ग लोग एक प्रकार से अपने आप को असहज ना महसूस करें, और वो उनकी क्षमता का डेवलपमेंट करें, ताकि वो भी एक प्रकार से बुजुर्ग होने के साथ साथ वो भी एक प्रकार से अपना जीवन खुद ही निर्वाह कर सकें या उसके सक्षम बन सकें। केयर क्या है? भारत में केयर ने 1950 में अपना सहायतार्थ कार्य आरंभ किया था। यानी केयर एक संस्था है जो कि 1950 में इसने सहायता के लिए अपना काम शुरू किया भारत में। 1961 से भारत के स्कूलों में मध्याह्न योजना जिसको मिड डे मील स्कीम बोलते हैं, मतलब कि जो दोपहरिया का भोजन स्कूलों में मिलता है, प्राइमरी पाठशाला में खिचड़ी और खीर वगैरह मिलती थी पहले, वो कैसे मिलता था? वो एक प्रकार से इसी योजना केयर के द्वारा ही फंडिंग होती थी। प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए आरंभ की गई थी। यूएसए के बाद यह संसार की सबसे बड़ी शालेय आहार योजना यानी स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है। कौन? केयर। यह योजना स्कूली बच्चों के पोषणीय स्तर को बेहतर बनाने तथा उसके मध्य पोषण संबंधी शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से चलाई जा रही है। और इसके मेन्यू होते थे प्राइमरी पाठशाला में, आज भी मेन्यू होता है कि भाई संडे को ये बनेगा, मतलब संडे नहीं, मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, ठीक है, वेडनेसडे को ये बनेगा, थर्सडे को ये, फ्राइडे को, सैटरडे को ये, मतलब पूरा फिक्स होता है किस दिन क्या बनना है। आहार योजना के अलावा केयर ने चिकित्सा को लेकर के साक्षरता यानी पढ़ने लिखने पर, व्यवसायिक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया, ताकि एक प्रकार से व्यक्ति कमा खा सके, और कृषि के क्षेत्र में भी सहायता प्रदान करी है केयर ने। केयर स्कूल के बच्चों को सब्जियां उगाने में सहायता देता, ताकि स्कूल के बच्चे भी सब्जियां उगाएं। बगीचों के लिए पंप
बगीचे के उपकरण, उत्तम बीज आदि का प्रदान करना, ये सभी बच्चों को प्रदान किया जाता है ताकि एक प्रकार से बच्चे अपने स्कूलों में भी चीज़ों को उगा सकें और बच्चे एक प्रकार से चीज़ों को बेहतर बना सके। बच्चों को डेवलप किया जाए ताकि बच्चे भविष्य में अगर कुछ नौकरी न लगे तो भी एक प्रकार से उनका जीवन यापन होता रहे और स्वस्थता के मापदंड पर वो खरे उतरे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन क्या होता है? देखिए, मूल्यांकन केल्सी और हरने महोदय कहते हैं मूल्य का अंकन करना। कोई योजना है वो सफल हुई कि नहीं हुई, इसका मूल्य का अंकन करना। जैसे मान लेते हैं ये पेन है, अब ये पेन कितने का होगा तो इसका मूल्य का अंकन करेंगे, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है इस वजह से ये महंगा होगा, तो इसका हम क्वालिटी आंकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी जो होती है उसी को मापना ही मूल्य का अंकन करना कहलाता है। तो केल्सी और हरने के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी उद्यम या किसी इंटरप्राइज के मूल्य का पता लगाते हैं, किसी वस्तु के मूल्य का पता लगाते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति संबंधित लाभ या व्यक्ति की परिभाषा, समूह कार्यक्रमों, स्थितियों, तरीके और प्रक्रियाओं को जानने और उसको सराहने में सक्षम होता है। तो मूल्य से बेसिकली क्या होता है, मूल्य जो होता है उसके बारे में, जैसे कि 1 किलो चीनी 40 रुपये की ही क्यों है, यानी कि 1 किलो चीनी की क्या क्वालिटी है कि वो 40 रुपये की है, तो उसकी क्वालिटी इतनी है, अच्छी है कि वो 40 रुपये की है। तो 1 किलो चीनी 45 की है, 40 की है, 30 की है, ये रेट निकालना ही एक प्रकार से उस वस्तु की मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, में ह्यूज कहते हैं कि किसी पूर्व निर्धारित अवधि के कार्यक्रम में या किसी पहले से निर्धारित कोई समय है उसके समय के कार्यक्रम से पूर्व यानी उस पहले और बाद की स्थिति का आकलन करना या तुलना करना ही मूल्यांकन होता है। जब हम एक प्रकार से मान लेते हैं कि कोई कार्यक्रम हमने किया, उससे पहले हमने देखा कि समाज कैसा था और कार्यक्रम करने के बाद में फिर समाज में क्या बदलाव आया, इसी को जांचना ही एक प्रकार से मूल्य का अंकन करना होता है बेसिकली प्रसार शिक्षा में। क्लीनबर्ग कहते हैं कि मूल्यांकन एक प्रयास होता है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि किसी कार्यक्रम से पहले और कार्यक्रम के बाद में क्या बदलाव हुए हैं और परिवर्तन का कौन सा भाग कार्यक्रम में योगदान दे सकता है, इन चीज़ों को हम जान सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, कार्यक्रम बेसिकली ये भी कार्यक्रम होता है, मतलब ये भी एक प्रकार से मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन एक प्रकार से किसी भी जगह पर कभी भी हो सकता है। बच्चों का भी मूल्यांकन होता है कि बच्चे ने स्कूल में दाखिला लेने के बाद में कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। तो मूल्यांकन एक प्रकार से किसी भी क्षेत्र में और कभी भी किसी के पर भी हो सकता है। मूल्य का अंकन वो किसी वस्तु के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी योजना को कि सफल हुई कि नहीं हुई, इसको जाँचने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न अगला है, नेतृत्व को नेतृत्व क्या है, लीडरशिप जिसको बोलते हैं। जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि नेतृत्व जो होता है लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि होती है जिससे लोग स्वेच्छा से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं। नेतृत्व बेसिकली एक प्रकार से एक ऐसी प्रक्रिया, एक प्रकार से तरीका होता है जिसके माध्यम से अपने काम को लोग एक प्रकार से करवा लेते हैं। लोग चीज़ों को मानते हैं, जिसकी बातों को लोग सुनते हैं, जिसकी बातों को लोग मानते हैं, जिसकी बातों का सहारा लेकर के लोग उनके पीछे चलते हैं। नेतृत्व बेसिकली उन्हीं व्यक्तियों में होता है। सामाजिक विज्ञान के विश्वकोश में नेतृत्व की परिभाषा दी गई है। कहा है कि नेतृत्व एक व्यक्ति और उसके समूह के बीच का संबंध होता है और एक समूह एक सार्वजनिक सूची के आसपास घूमता रहता है और नेता के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करता है। यानी कि समूह जो होता है, समूह को चलाने के लिए एक नेता का होना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि भाई एक जो है अगर नाव खेने वाला व्यक्ति नहीं होता तो 900 जुलाहा डूब करके मर जाते हैं। तो वही हाल होता है एक संगठन का। संगठन तब सफल होता है जब उसमें एक लीडरशिप अच्छी होती है, एक नेतृत्वकर्ता अच्छा होता है। और नेतृत्वकर्ता जो होता है वो एक प्रकार से एक मतलब संगठन को अच्छा बना सकता है और संगठन को बर्बाद भी कर सकता है। तो नेता, जैसे कि आप देखते हैं 1857 की क्रांति क्यों विफल हो गई थी, इसी वजह से क्योंकि उसका कोई लीडरशिप अच्छी नहीं थी, नेता नहीं अच्छा था। तो नेता एक प्रकार से जो होता है वो एक प्रकार से उस नेता का जो नेतृत्व कौशल है, नेता को बोलने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए, तुरंत निर्णय लेने वाला होना चाहिए, किसी मुद्दे पर कोई फैसला सुनाना हो तो फैसला सुनाए, निष्पक्षता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, पक्षपात बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसको, तभी वो होगा। ठीक है, हैप्पल कहते हैं कि नेतृत्व एक या अधिक लोगों की भूमिका और सामाजिक स्थिति के एक संगठन व संरचना को दिखाता है, दर्शाता है, जो कि इन समूहों को उनकी आवश्यकताओं और उद्देश्यों को हासिल करने में हेल्प करता है, मदद करता है। या केवल लोगों के आपसी सहयोग से संभव हो पाता है। बिल्कुल, जब एक साथ लोग जुड़ेंगे और किसी एक व्यक्ति को एक प्रकार से निर्देशों का पालन करेंगे तो वही नेतृत्व होता है। जो निर्देश होता है वही नेतृत्व होता है। ठीक है, डायरेक्शन। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा, तमाम प्रश्नों को समझा। ठीक है,
तो अगर आप इन चीज़ों को नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 9161 93 60 62 पर SMS करें। को करिकुलर की परीक्षा और सब बाकी सभी सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नाम इस नंबर पर आप SMS करेंगे। मेरा नंबर व्हाट्सएप का नंबर है, इसी पर आप SMS करके बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाएँ। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने हैं। फिर उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देना है। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। अगर आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, किसी दुकान से, अपने भाई से, या आपके पिताजी या जो भी चलाते होंगे आपके घर में आस पड़ोस किसी से आप सेंड करवा सकते हैं। आपको यहाँ पर एक प्रकार से PDF नोट्स मिलेगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा। साथ ही साथ में आपका को करिकुलर का जो कोर्स है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जो कि बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, उसका भी तैयारी आपकी यहाँ पर करवा देंगे हम PDF नोट्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। इसके साथ ही साथ में आपका आपकी जो लाइव क्लासेस होगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स होंगे, वो सब भी आपको ग्रुप में मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। बहुत बड़ी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आप जुड़ जाइएगा। बाकी यूट्यूब पर तो क्लासेस होती रहती हैं, और अगर आपको एक प्रकार से कोर्स वगैरह लेना है, मतलब कि PDF वगैरह प्राप्त करनी बेसिकली, तो PDF आपको मिलेंगी जब आप ग्रुप से जुड़ेंगे। आपने हिंदी का क्लास देखा होगा, तो हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है तो हिंदी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट, एंशिएंट हिस्ट्री, सबके सब क्लासेस होती है। इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक एक प्रकार से हिंदी को लगभग एक प्रकार से मैंने कंप्लीट कर दिया है। हिंदी का जो पेपर नंबर 2 है, जिसमें आपको हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना होता है, ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने 2 वीडियो के अंतर्गत समाहित कर दिया, और पूरा पार्ट 2 मैंने मतलब कि पेपर का एक प्रकार से जो है समाप्त कर दिया। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की एक प्रकार तैयारी विधिवत करवा दी है मैंने इसमें, और बाकी मैंने मॉडल पेपर भी दिया है अलग से, और MCQs वाला भी दिया है, और भी दूंगा मैं, तो उसको लेकर परेशान हो। बाकी मैंने 2 वीडियो के माध्यम से सबको समाप्त कर दिया। ऐसे ही एक प्रकार चीज़ें आपकी क्लियर होती रहती हैं। तो चले फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लियर। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि हिंदी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी सभी के सब्जेक्ट की क्लास करवाता हूँ।